हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मंद तथा तीव्र अभिक्रिया के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने समय को न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने प्रश्न की तरफ। देखो स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्न है ना, जितना ज़्यादा सरल है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है आपकी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रश्न है ना, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर में पूछ ले। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रश्न को जरूर पढ़िए, समझिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो स्टूडेंट, जो आपका मंद तथा तीव्र अभिक्रिया है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, या फिर फास्ट रिएक्शन को हम रैपिड रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि जो आपका तीव्र अभिक्रिया है स्टूडेंट, इसे हम इंग्लिश में 2 नाम से बोल सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं फास्ट रिएक्शन और एक नाम है इसका रैपिड रिएक्शन। तो आप रैपिड रिएक्शन भी बोल सकते हो तीव्र अभिक्रिया को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंद और तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा और इसके उदाहरण को पढ़ेंगे, और इस वीडियो के आखिरी में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हम समझेंगे मंद अभिक्रिया या फिर स्लो रिएक्शन क्या है, फिर हम तीव्र रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मंद अभिक्रिया या फिर स्लो रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा होने में अधिक समय लगता है। देखो जैसे नाम से हमें पता है, मंद यानी स्लो, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो धीरे 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 हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो धीरे धीरे हो वो आपका मंद अभिक्रिया कहलाएगा। ये एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई है, आप अपनी भाषा में बना सकते हो, नाम से इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। अब ध्यान से समझो इसमें क्या लिखा है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा होने में अधिक समय लगता है, जैसे लोहे की वस्तु से ऑक्सीजन की क्रिया से जंग यानी कि रस्ट का लगना। किसी लोहे की वस्तु के पूरी तरह जंग में परिवर्तित होने में अनेक वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया या फिर स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो मंद अभिक्रिया होता है ये बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आपका दिया है, जैसे आपका लोहे की वस्तु है, ये ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या होता है कि इस पर जंग लगने लगती है। जो आपका लोहा है वो क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है ऑक्सीजन की क्रिया से। तो क्या होता है, किसी लोहे की जो वस्तु होता है उसका पूरी तरीके से जंग में बदलने में अनेक वर्ष लग सकते हैं। धीरे धीरे होता है ना यह क्रिया, मतलब कि जो आपका लोहे की वस्तु है वो जंग में धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। तो क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है आपका, ये मंद अभिक्रिया है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है आपका मंद अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जंग में जो आपका लोहे की वस्तु है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग में बदलने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ये जो आपका अभिक्रिया ये आपका मंद अभिक्रिया है, यानी कि स्लो रिएक्शन है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात इसका परिभाषा दूसरा आप समझो, अर्थात मंद अभिक्रियाओं में अभिकर्मकों का उत्पादों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। यानी कि जो आपका अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, इसमें अभिकर्मकों का उत्पादों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी अभिक्रिया में 2 चीज होता है, एक अभिकर्मक होता है और एक उत्पाद होता है। यानी कि अभिकर्मकों से ही मिलकर आपको उत्पाद बनता है। तो मंद अभिक्रिया में अभिकर्मकों से जो उत्पाद बनता है वो आपका बहुत धीरे धीरे बनता है, मतलब कि काफ़ी समय लगता है बनने में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके उदाहरण को आप समझो। जैसे उदाहरण में दिया है आपका CH3COOH, यानी कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है स्टूडेंट, वो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। कब? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। यानी कि इससे, यानी कि आपका जो ये एसिटिक आपका अम्ल है और एथिल अल्कोहल है, ये दोनों जो है आपस में मिलकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो मतलब कि बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करके आपका एथिल एसीटेट बनाते हैं, यानी कि C3COO, C2H5, और आपका जल भी कुछ बनता है आपका। तो यानी कि ये जो भी आपका अभिक्रिया, ये भी मंद अभिक्रिया है। यानी कि जो आपका अभिकर्मक है, इससे जो आपका उत्पाद बन रहा है, ये बहुत धीरे धीरे बनता है। तो ये भी क्या है, आपका एक मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मंद अभिक्रिया क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीव्र अभिक्रिया को देखते हैं। अब वो तीव्र अभिक्रिया यानी कि रैपिड रिएक्शन क्या है, इसको आप समझिए।
तीव्र अभिक्रियाएं जो है ये अत्यंत कम समय में ही पूरी हो जाती है। वहीं जो आपका मंद अभिक्रिया था स्टूडेंट, ये बहुत धीरे धीरे होता था। लेकिन जो आपका तीव्र अभिक्रियाएं या फिर रैपिड रिएक्शन है, ये बहुत ही कम समय में पूरी होती है, मतलब ये बहुत तीव्र होती है। तो तीव्र अभिक्रियाएं मुख्यतः आयनों अथवा आयनिक यौगिकों के बीच में ही होता है स्टूडेंट। ध्यान से आप समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, तो आप इस लाइन को आप ध्यान से समझ लेना। ये बोल रहा है कि जो आपका तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, ये मुख्यतः आयनों और या फिर आयनिक यौगिकों के बीच में ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण में आप इसको समझ लो। उदाहरण में देखो आप, जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया यानी कि AgNO3 हो गया स्टूडेंट, ये यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विलयन में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का जो तत्काल सफेद अवक्षेप तो बनता है आपका, या भी यानी कि कहने का मतलब कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं ना, तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड का एक तुरंत मतलब कि तुरंत हमें सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप पार्टिसिपेट बन जाता है। तो कहने का मतलब कि अभिकारक से जो आपका उत्पाद है या फिर अभिकर्मक से जो उत्पाद है आपका, वो फटाक से बन रहा है, जल्दी से बन रहा है, तीव्र गति से बन रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया आपकी तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही लिखा है कि यह भी एक आपका तीव्र अभिक्रिया है, क्योंकि आयनों के बीच में हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये देखो दोनों आयनों के बीच में हो रहा है। AgNO3 भी आपका आयनिक यौगिक है और NaCl भी आपका आयनिक यौगिक है। तो इनके बीच में आपका अभिक्रिया हुआ, तो देखो तो तत्काल जो है आपका सफेद अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मंद अभिक्रिया क्या है और तीव्र अभिक्रिया क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट आप समझ लो, ताप हो गया आपका। ठीक है ना, जो आपका अभिकारक है उसमें जो है अभिक्रिया, जो आपका अभिकार यानी जो आपका अभिक्रिया हो रहा है उस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है, अभिकर्मकों की मात्रा यानी कि जो आपका अभिकर्मक है या फिर जो आपका अभिकारक उसकी मात्रा कितनी है, उत्प्रेरकों की उपस्थिति। देखो अगर उत्प्रेरक आपका पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन जो है अच्छे से होगा, सही से होगा। लेकिन अगर वह निगेटिव उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया को रोक भी सकता है या फिर अभिक्रिया को धीमा या तेज भी कर सकता है। अथवा अनुपस्थिति यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी प्रभाव पड़ेगा और उत्प्रेरकों की अनुपस्थिति से भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है आपका, कुछ अभिक्रियाएं नमी, प्रकाश आदि से भी प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये थे सिंपल से आपके पॉइंट हैं जो कि अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक के लिए है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू बना सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।